हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे 24 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स। एमसीक्यू के फॉर्म में हम करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरोज SSLV D3 लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। SSLV हैज़ कैपेसिटी टू लिफ्ट द पे लोड ऑफ अप टू हाउ मच kg। तो रिसेंटली इसरो के SSLV D3 रॉकेट ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है लियो में प्लेस करने के लिए, लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। तो आपको बताना है कि SSLV की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने भार के पे लोड को लिफ्ट कर सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 250 kg, 500 kg, 750 kg या 1000 kg। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, आई होप। इसका सही आंसर है 500 किलोग्राम। तो 500 किलोग्राम तक के पे लोड को लियो में प्लेस कर सकता है SSLV D3। ठीक है दोस्तों, D3 से यहाँ मतलब है डेवलपमेंटल स्टेज। SSLV के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसको इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, और ये 500 किलोग्राम तक के पे लोड को उठा सकता है। ठीक है, और उनको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। SSLV जो है ये काफ़ी रिड्यूस्ड प्राइस पर हाई लॉन्च रेट के साथ सैटेलाइट को लॉन्च करता है। लॉन्च रेट जो है PSLV से कहीं ज़्यादा होता है और प्राइस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। SSLV 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें सारे के सारे 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन स्टेजेज हैं, और SSLV D3 ये 3rd डेवलपमेंटल फ्लाइट है। इससे पहले SSLV D1 ये लॉन्च हुआ था, इसने लॉन्च किया था सैटेलाइट को 2022 में। फिर डेवलपमेंटल सेकंड स्टेज आया, ये 2023 में लॉन्च किया इसने सैटेलाइट को। अब ये 3rd फ्लाइट है SSLV द्वारा, जिसको D3 बोला गया है। ठीक है, तो SSLV D3 का मतलब भी आप समझ गए, और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे SSLV और PSLV का कंपैरिजन है। SSLV स्मॉलर सैटेलाइट को लॉन्च करता है और इसकी लॉन्चिंग में 6 से भी कम लोगों की आवश्यकता होती है, और PSLV ये बिगर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और 600 से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। रेडीनेस टाइम, लॉन्च रेडीनेस टाइम SSLV का काफ़ी कम होता है, लेस देन अ वीक। वहीं PSLV का लॉन्च रेडीनेस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। और लॉन्चिंग कॉस्ट की बात करें तो SSLV में लॉन्चिंग कॉस्ट बहुत कम आता है, क्योंकि इसमें कम लोग इन्वॉल्व होते हैं और रेडीनेस टाइम काफ़ी कम होता है। PSLV की बात करें तो लॉन्चिंग कॉस्ट इसका ज़्यादा आता है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करता है और PSLV बिगर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। लॉन्च रेट की बात करें तो लॉन्च रेट SSLV का ज़्यादा होता है और PSLV का कंपैरेटिवली कम होता है। अब लो अर्थ ऑर्बिट को समझते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट ये क्या होता है? अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, इनका ऑर्बिट बना हुआ है, इमेजिनरी ऑर्बिट बनाया गया है, और उनकी हाइट के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे जो नियरेस्ट ऑर्बिट है इसको लियो बोलते हैं, लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई 160 से 2000 किलोमीटर तक माना गया है। उसके बाद आता है अगला ऑर्बिट, ये है मियो, MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई मानी गई है 2000 से 35,786 किलोमीटर तक इक्वेटर से। फिर अगला ऑर्बिट है GSO यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई मानी गई है 35,786 से ऊपर। ठीक है, GSO यहाँ पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को यहाँ पे प्लेस किया जाता है। और फिर जियो की बात करें तो जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इसकी ऊंचाई भी 35,786 किलोमीटर से ऊपर मानी गई है। तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स हमने देखे।
और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सैटेलाइट को इन ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ दम्बूर डैम लोकेटेड विच हैज़ रिसेंटली बीन सीन इन न्यूज़। तो दम्बूर डैम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। ऑप्शंस हैं सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में स्थित है दम्बूर डैम। ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया कि बांग्लादेश में इसके कारण से प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है और उस फ्लड के कारण ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्टेड है, कम्युनिकेशन डिसरप्टेड है, टेलीफोन सर्विसेज डिसरप्टेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्टेड है। तो सारा कुछ डिसरप्ट हो गया है हैवी फ्लड के वजह से। और बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स ने इंडिया पर आरोप लगाया है कि इंडिया ने दम्बूर डैम को ओपन किया है। दम्बूर डैम को ओपन करने की वजह से बांग्लादेश में फ्लड आया है। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि जो गोमती नदी है, गोमती रिवर है, ये त्रिपुरा से बांग्लादेश में बहती है। गोमती रिवर में पिछले 21 अगस्त से लगातार बारिश होने की वजह से गोमती रिवर में इनंडेशन की स्थिति आ गई है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और इसी पानी के चलते बांग्लादेश में फ्लड आ गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है और कहा कि दम्बूर डैम का इसमें रोल नहीं है, क्योंकि दम्बूर डैम को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दम्बूर डैम बनाया गया है और दम्बूर डैम में जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो दम्बूर डैम से पानी अपने आप रिलीज हो जाता है, अपने आप रिलीज हो जाता है। इसमें कोई भी इसको ओपन नहीं करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि 21 अगस्त के बाद लगातार बारिश हो रही है और इसी की वजह से गोमती रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, जिसके कारण ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश अफेक्टेड है। फिर इंडिया ने ये भी कहा कि बांग्लादेश के ऑफिशियल से इस रिगार्डिंग कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्थिति बनने की उम्मीद थी इंडियन ऑफिशियल्स को पहले से ही, क्योंकि हैवी रेन की वजह से गोमती में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो इस सिचुएशन से बांग्लादेश को अवेयर करने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स ने कई बार कोशिश की बांग्लादेश से बात करने की। तो आधी अधूरी बात हुई और फिर वहाँ पे बांग्लादेश में कम्युनिकेशन डिसरप्ट होने की वजह से पूरा सिचुएशन नहीं समझा पाया इंडिया ने बांग्लादेश को। लेकिन फिर भी कुछ मैप्स भेजे थे जिसके ज़रिए बांग्लादेश अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स अपना सकता था, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया। तो इंडिया का ये कहना था। तो ये हमने पूरा संदर्भ समझा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड 5-year एक्शन प्लान 2024 to 2028 फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया ने किस देश के साथ 5-year एक्शन प्लान साइन किया है? 5-year एक्शन प्लान ये इफ़ेक्टिव रहेगा 2024 से 2028 तक। किसके साथ साइन किया है? ऑप्शंस हैं यूक्रेन, इटली, यूएसए या पोलैंड। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो। इसका सही उत्तर है पोलैंड। आप जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की 2 दिन की विजिट की, 2 डे विजिट पर पोलैंड गए थे। उसके दौरान 5-year एक्शन प्लान पर हस्ताक्षर हुए और ये इफ़ेक्टिव रहेगा 2024 से 28 तक। अब ये 5-year एक्शन प्लान है क्या चीज़? 5-year एक्शन प्लान में बहुत सारे इशूज़ पर फोकस किया जाएगा, जैसे डिफेंस पर फोकस किया जाएगा, ट्रेड पर फोकस किया जाएगा, एग्रीटेक पर फोकस किया जाएगा, एनर्जी पर फोकस किया जाएगा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल्स, माइनिंग फॉर कॉपरेशन। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा।
और ये इफेक्टिव रहेगा 2024 से 28 तक। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सो। वार्सो है पोलैंड की राजधानी, ठीक है। और इंडिया ने पोलैंड को यूक्रेन से इंडियन सिटीजन्स को निकालने में मदद की थी पोलैंड ने, इसलिए इंडिया ने पोलैंड के प्रति आभार व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA हैज़ रिकग्नाइज्ड हाउ मैनी हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स। तो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली कितने हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स की पहचान की है? आपको संख्या बतानी है। ऑप्शंस हैं 100, 133, 189, 195। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है 189। तो NDMA ने 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स की पहचान की है और इसके लिए मिटिगेशन मेजर्स कि कैसे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके मेजर्स उठाने की बात की है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में सिक्किम के साउथ लोनाक लेक में बहुत ही डिजास्टर हुआ था। ग्लेशियर फॉर्म्ड लेक है साउथ लोनाक लेक सिक्किम का, जिसमें आउटफ्लो होने की वजह से और इनंडेशन की स्थिति होने की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई थी और चुंगथांग डैम ये बुरी तरह प्रभावित हो गया था, ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। इसी के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई रिस्क लेक्स ग्लेशियर लेक्स की पहचान करनी शुरू कर दी। हिमालय की गोद में 7,500 ग्लेशियर लेक्स हैं, जिसमें कई तो ठीक हैं लेकिन कई पर रिस्क मंडरा रहा है कि वो लेक कभी भी आउटबर्स्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए NDMA ने रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इसके मेजर्स बताए हैं। और इसी के बाद नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम बनाया था NDMA ने, ठीक है। ग्लोफ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा यदि आप PCS की तैयारी कर रहे होंगे तो ग्लोफ बनाया था NDMA ने, ठीक है, जुलाई 2024 में, ठीक है, जुलाई 2024 में ये ग्लोफ बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अमेंड्स द वक्फ एक्ट ऑफ। ये किस वक्फ एक्ट में अमेंड करने की बात हो रही है? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के माध्यम से। तो आपको बताना है कि किस ईयर के वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करेगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ऑप्शंस हैं 1985, 1995, 2000, 2013। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा 1995, 1995। वक्फ क्या होता है, क्या आप जानते हैं? वक्फ एक वॉलंटरी डोनेटिंग एन असेट टू अल्लाह, ये कंसेप्ट है इस्लामिक रिलीजन में, यानी वॉलंटरीली डोनेट किया जाता है एसेट को, अल्लाह को डोनेट किया जाता है, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये पर्पस क्या हो सकता है? ये पर्पस हो सकता है बेनिफिटिंग सोसाइटी, सपोर्टिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज़ सच एज एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये पर्पस हो सकते हैं। इन पर्पस के कारण अल्लाह को डोनेट किया जाता है वॉलंटरीली असेट। और डोनेशन किस फॉर्म में किया जा सकता है? कैश के फॉर्म में डोनेशन किया जा सकता है या प्रॉपर्टी के फॉर्म में डोनेशन किया जा सकता है। और एक बार डोनेट होने के बाद कैश या प्रॉपर्टी उसको किसी को भी नहीं दिया जा सकता है, किसी मतलब थर्ड पर्सन को नहीं दिया जा सकता है। इट कैन नॉट बी सोल्ड, गिफ्टेड और इनहेरिटेड, ठीक है। और ये समझा जाता है कि जो असेट डोनेट किया गया है अल्लाह को, वो अल्लाह का प्रॉपर्टी हो गया या अल्लाह का कैश हो गया। तो यही है वक्फ। तो इस अमेंडमेंट में
कई संशोधन हुए हैं, ठीक है, कि वक्फ को कौन डिसाइड करेगा, कौन इसको डिक्लेयर करेगा, तो कई चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। तो अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट को वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को जाना जाएगा यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के नाम से। तो वक्फ एक्ट को हम सेपरेटली पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम फॉर वुमेन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन हाउ मेनी ईयर्स। आपको बताना है कि किस उम्र वर्ग की महिलाओं के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने सुभद्रा स्कीम लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं 21 and 50, 20 and 40, 21 and 60, 18 and 50। तो इसका सही उत्तर होगा 21 and 60। सुभद्रा स्कीम के बारे में आप यहाँ से जानकारी कर सकते हैं। सुभद्रा स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरीज़ को 50,000 रुपये 5 सालों के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वुमेन्स होनी चाहिए और वुमेन्स की एज 21 और 60 साल के बीच होनी चाहिए। प्रत्येक साल 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 किस्तों में। पहली किस्त 5,000 और दूसरी किस्त 5,000, मतलब एक साल में 5,000 की 2 किस्त क्रेडिट कर दी जाएगी वुमेन्स के अकाउंट में। और कब कब क्रेडिट किया जाएगा? राखी पूर्णिमा डे पे और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च को। लेकिन जो महिलाएं किसी और प्रोग्राम के अंतर्गत या किसी और स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हैं, 1,500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा उनको मिलता है इस किसी अन्य योजना के अंतर्गत, या फिर 18,000 रुपये से ज़्यादा पर एनम मिलता है किसी अन्य योजना के अंतर्गत, तो ऐसी महिलाएं एलिजिबल नहीं हैं सुभद्रा स्कीम के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह का स्कीम चला रही है एमपी की गवर्नमेंट भी और झारखंड की गवर्नमेंट भी। एमपी की गवर्नमेंट जो चला रही है उसका नाम है लाडली बहना योजना, और झारखंड की गवर्नमेंट जो चला रही है उसका नाम है खंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, ये हमने झारखंड के करंट अफेयर्स में कवर किया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द लार्जेस्ट डायमंड इन मोर देन अ सेंचुरी बीन फाउंड रिसेंटली। एक सेंचुरी के यानी पिछले एक शताब्दी में सबसे लार्जेस्ट डायमंड जो पाया गया है वो कहाँ से पाया गया है, कहाँ पर प्राप्त हुआ है द लार्जेस्ट डायमंड। ऑप्शंस हैं नामीबिया, बोट्सवाना, कांगो या साउथ अफ्रीका। इसका सही उत्तर है बोट्सवाना। तो बोट्सवाना से प्राप्त हुआ है द लार्जेस्ट डायमंड इन मोर देन अ सेंचुरी। ठीक है, इसकी प्योरिटी है 2492 कैरेट। डायमंड का साइज़ है पाम साइज़, ठीक है, यानी हथेली के साइज़ का डायमंड है। बोट्सवाना ये सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के रूप में जाना जाता है। अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, DRC आदि ये सारे सेंटर हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में से। तो ये हमने 7 क्वेश्चन देखे आज, यानी 24 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो इसी तरह डेली करंट अफेयर्स हम देखेंगे, डेली देखेंगे। तो इस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।